हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैनेजिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो कि एक क्लास 12th सीबीएसई का मार्केटिंग का टॉपिक है। ये पीडीएफ एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई की जो स्टडी मटेरियल है वो उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वेदांत लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर जाना, क्लास 12 के फ्री रिसोर्सेज में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड करके अपने पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग आज पढ़ेंगे मैनेजिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है ना। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब क्या, कैसे हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को इसमें मैनेज करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, ईच प्रोडक्ट्स गो थ्रू द लाइफ साइकिल। हर एक प्रोडक्ट का ना एक लाइफ साइकिल होता है, विच इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेज, जिसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होता है, डिक्लाइन होता है। ठीक है, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंडिकेट द सेल एंड द प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, यहाँ पे जो लाइफ साइकिल में क्या दिखाता है कि प्रोडक्ट कितना बिका है, प्लस इसके बिकने से कितनी ज़्यादा प्रॉफिट हुई है। ठीक है ना, ओके, जितने समय तक भी वो प्रोडक्ट बिका है उसकी बात होती है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉलो द एस शेप। देखो, जो मेजर प्रोडक्ट होते हैं ना, वो एस शेप कर्व को फॉलो करते हैं। ठीक है, विद द सर्टेन प्रोडक्ट डिविएटिंग द शोइंग द शार्प ग्रोथ फॉलोड बाय द शार्प डिक्लाइन। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें शार्प ग्रोथ देखने को मिलता है और शार्प ही डिक्लाइन देखने को मिलता है। ठीक है ना, और रिमेनिंग इन द मैच्योरिटी फेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। बाकी जो प्रोडक्ट होते हैं क्या होते हैं, बचा हुआ जो समय होता है मैच्योरिटी फेज में होता है, लॉन्ग समय तक काफ़ी ज़्यादा वो प्रोडक्ट मार्केट में चलते हैं। अभी एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं पढ़ के तुम्हें कीवर्ड्स हाईलाइट करवा देता हूँ, सो डैट कि तुम्हें ये कीवर्ड्स एग्जाम में अपने में लिखने होंगे अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है ना, चलो। एंड मे फेस अ डिक्लाइन, मे नॉट फेस अ डिक्लाइन। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट में मैच्योरिटी समय तक बहुत ज़्यादा देर तक दिन तक बिकते हैं और वो जल्दी ही डिक्लाइन फेज में नहीं जाते हैं। ट्रेंड्स एंड फैशन कैन बी ग्रुप्ड इन द फर्स्ट कैटेगरी, जिसमें देखोगे ट्रेंड और फैशन जो होते हैं फर्स्ट कैटेगरी में डाला जाता है। प्रोडक्ट इन क्लोज्ड इकोनॉमीज और इन द मोनोपोलिस्टिक मार्केट रिप्रेजेंट द सेकेंड टाइप। ठीक है ना, फिर उसके बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में होते हैं वो सेकेंड टाइप में जाते हैं। इन दिस कैटेगरी वन में ऑल्सो हैव अ कमोडिटीज लाइक ए स्टील, सीमेंट एंड फूड्स प्रोडक्ट्स where the demand remained inelastic relative to the other manufactured products in India। मतलब इनका प्रोडक्ट जो डिमांड होगा बेटा, मोनोलिस्टिक जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है वहाँ पे के जो गुड्स होते हैं, जो कमोडिटीज होती हैं, इनकी जो डिमांड होती है वो इनलास्टिक होती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा इनके डिमांड घटते बढ़ते नहीं है, एक कांस्टेंट स्पीड पे चलती रहेगी, ना ही ज़्यादा बहुत बढ़ेगी ना ज़्यादा कम होगी। जैसे स्टील, सीमेंट, ठीक है ना, वैसा। ठीक है, रिलेटिव टू अदर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। ओके, इन इंडिया कार, रेफ्रिजरेटर, television set did not experience a decline until 1991. There was a operating in the pre-liberalization era with the less competition, but things started to change in 1991 with the opening of a market, increase in the competition। पहले क्या था, टीवी फ्रिज वगैरह भी ऐसे ही बिका करती थी, बट 1991 में क्या हुआ, आपने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में, तुमने पढ़ा हुआ है एव ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। ठीक है ना, इंडियन इकोनॉमी में फर्स्ट चैप्टर ही आपको बताता है 1991 के पहले क्या था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या थी जब अंग्रेज़ों से हम लोगों ने आज़ादी लिया था। उसके बाद देश की क्या सिचुएशन बना, फिर 1991 में हम लोगों को एलपीजी लाना पड़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद इकोनॉमी कैसे फ्लॉरिश करने स्टार्ट करी। तो यहाँ पे यही चीज़ बोल रहा है कि उससे पहले इंडिया में क्या था, सर्टेन काइंड ऑफ ही कंपनी एग्जिस्ट किया करते थे और वो अपने प्रोडक्ट को बेचा करते थे। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ, विदेशी कंपनियाँ भी इंडिया में आने लगी और रिजल्ट क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट बिना कुछ बहुत ज़्यादा R&D के, बिना किसी क्वालिटी के भी इंडिया में बिक जाया करता था, बस इस नाम पे, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे। धीरे धीरे क्या हो गया, लोगों के पास जैसे ही ऑप्शन आ गया वो मार्केट में प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होने लगा। इंडिया में जैसे कोई भी रैंडम सा एक फ्रिज कंपनी है वो बेच रहा है, एग्जांपल के लिए बोलता हूँ मैं, ठीक है ना। अब किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है किसी और ब्रांड को बाय करने के लिए। लेकिन जैसे ही इंडिया में एलपीजी आया, इंडिया में सैमसंग, एलजी और भी न जाने कितने प्रकार की अलग अलग कंपनियां आ गई, तो उनके प्रोडक्ट भी अच्छी क्वालिटी के थे, तो लोगों के पास कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन बढ़ गया। जैसे इंडिया में 1991 के पहले हिंदुस्तान एम्बेसडर कार ज़्यादा चला करता था, आपके पास मारुति के जो ऑल्टो हुआ करती थी वो चला करती थी। ठीक है ना, ऑल्टो, ओमनी, बहुत सारे जो पुराने मॉडल्स गाड़ियाँ हुआ करती थी वो चलती थी। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ, बहुत सारी अदर कंपनियां भारत में आने लगी, जैसे टोयोटा, क्रेटा बोल रहा, हुंडई हो गई, स्कोडा, ना जाने कितनी कंपनियां। तो कहीं ना कहीं मार्केट कॉम्पिटिटिव हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। समझ में आ रहा है ना। इन द करंट सिनेरियो द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर ऑल्सो शॉर्टनिंग। आज के समय में देखो कहीं ना कहीं हाई कॉम्पिटिशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल भी क्या हो रही है, शॉर्ट हो रहा है। तो याद रखना, एग्जाम में पूछ देगा तुम्हें कि जो प्रोडक्ट, क्या ऐसा कारण है कि जो आज के समय प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को कम कर रहा है। तो भाई साहब, हाई कॉम्पिटिशन, लोगों के पास कॉम्पिटिशन इतना है कि फटाफट से लोग प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं।
बेटर, लोगों का डिमांड बदल रहा है। कहीं ना कहीं देखो कि स्मार्टफोन मार्केट का सबसे बड़ा एग्जांपल है। देखो कि हर साल एक नया फ़ोन लॉन्च होता है, जिससे पुरानी फ़ोन की कहीं ना कहीं वैल्यू गिर जाती है। लोग पुराने फ़ोन को नहीं बाय करना चाहते हैं, ओके, क्योंकि नया फ़ोन आता है तो नए फीचर्स भी लेकर के आता है जो पुराने फ़ोन में अवेलेबल नहीं होते हैं। एज वी मूव थ्रू द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द प्रॉफिट रियरली एट द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन स्टेज। अब देखो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कभी भी क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज में बेटा प्रॉफिट ना बहुत ही कम होता है आपका। द ग्रोथ स्टेज ब्रिंग्स द प्रॉफिट, लेकिन जब वो प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में पहुंच जाता है तब वो प्रॉफिट आपके लिए जनरेट करना शुरू कर देता है। विद एन ऑनसेट इन डिक्लाइन इन प्रॉफिट बीइंग ऑब्जॉर्व इन द मैच्योरिटी स्टेज। और जब धीरे धीरे उसी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लगता है तो माना जाता है कि अपने मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच गया है, और इसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूँ यहाँ पे क्या बोला गया है। मान लो एक ग्राफ में तुम्हारे सामने क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। इस बात को समझना, जब भी कोई प्रोडक्ट अगर तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है तो लेट से वो इस लेवल पे होता है, जीरो लेवल पे होता है, कोई भी इस प्रोडक्ट के बारे में जानता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इसको मार्केट में लाया जाता है, लोग प्रमोट करते हैं, लोग धीरे धीरे इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि प्रोडक्ट क्या करता है, बहुत ज़्यादा इस लेवल के ऊपर जैसे पहुंचता है, ये तुम्हारी प्रॉफिट जनरेट करना शुरू करता है। स्टार्टिंग में कंपनी क्या करती है, यहाँ पे बहुत खर्च करती है। जैसे खर्च में सर एडवर्टीजमेंट करवाएगी, लोगों को सर्विस अच्छा देगी जिससे लोगों का प्रोडक्ट पे भरोसा बने। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाएगी, माउथ टू माउथ, लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट ना जाने, बहुत सारे प्रकार के कॉस्ट आते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कॉस्ट आता है। उस समय प्रॉफिट तो भूल जा, प्रॉफिट नाम का कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। बट एक लेवल पे आने के बाद क्या होता है, जब लोग अपने आप प्रोडक्ट को बाय करने लगते हैं तो आपको उस समय क्या होता है, क्योंकि बाकी खर्चे कम करने पड़ते हैं तो आपकी प्रॉफिट यहाँ पे आने लगती है। लेकिन एक समय आता है जब यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो चुकी रहती है, और उसके बाद धीरे धीरे लोग मार्केट में क्या होता है, इसकी वैल्यू कम होने लगती है, डिमांड कम होने लगता है, और एक समय होता है जब ये प्रोडक्ट क्या होता है, वापस से डिक्लाइन होकर ख़त्म हो जाता है, मतलब वो उसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है। अब इसका एग्जाम्पल लेंगे तो हमें समझ में आएगा। नोकिया का फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। नोकिया फ़ोन काफ़ी पॉपुलर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली सभी के घरों में देखोगे नोकिया एक ऐसा स्मार्टफोन रहा है, ब्रांड रहा है, जिसकी फ़ोन जो है ना आप देखोगे फर्स्ट रही है सबके घरों में, ओके। जब नोकिया इंडिया में आया होगा, जब अपना फर्स्ट टाइम वो फ़ोन निकाले होंगे, तो इंडिया में लोगों को फ़ोन जैसा कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता था, ठीक है। जब पता नहीं था तो वो जीरो स्टेज पे था। अब नोकिया ने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करे होंगे, बहुत सारे आप हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन खोला होगा, स्टोर वाले को बोला होगा कि भाई साहब मेरा फ़ोन आप बेचिए, बहुत खर्चे करे होंगे, कि करे होंगे ना। तो वो जो था उस समय क्या था, वो स्टार्टिंग फेज था, बेसिकली ग्रोइंग फेज था। क्या बोलते हैं इसको, ग्रोथ बोलते हैं इसको, ग्रोइंग फेज बोलते हैं, या इंट्रोडक्शन फेज बोलते हैं। बेसिकली इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन फेज, ठीक है ना, जहाँ पे प्रोडक्ट को मार्केट में आपने इंट्रोड्यूस करवाया है। बट एक समय आया जब नोकिया धड़ल्ले से बिक रहा था भाई साहब, हर कोई नोकिया का फ़ोन बाय कर रहा था, इतनी ब्रांड बन चुकी थी 2001 से, और 2006, 7, 8, 10 के 10, 12 तक के नोकिया काफ़ी जो बिकी, 2012-11 तक काफ़ी ज़्यादा नोकिया बिकी है, मतलब राज था नोकिया का, इवन केवल इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में राज था। फिर क्या हुआ, आया 2007-8 में 8 में आईफोन लॉन्च हुआ पहला, जो स्क्रीन टच फ़ोन लेकर के आया, जो एक बहुत ही ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट था। फिर क्या हुआ, आप सैमसंग भी आया मार्केट में स्क्रीन टच लेकर के, फिर और भी अदर कंपनियां आ गई आपके पास। फिर समय के साथ क्या हुआ, एक समय पे वो डिक्लाइन हो गया और आज के समय नोकिया मार्केट से आउट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हम समझ में आया, जहाँ पे बात की जाती है ग्रोथ की, मैच्योरिटी की, ये जो पॉइंट था ये मैच्योर पीरियड था। अब इसके बाद डिक्लाइन चालू हो जाता है, ठीक है। ये ग्रोथ पीरियड था और ये इंट्रोडक्शन पीरियड था, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे ये आपका ग्राफ है, बहुत ही घटिया वाहियात ग्राफ आपको दिया गया एनसीईआरटी की तरफ से। बट क्या करें, देखो यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है, आप मेरे साथ कॉपी में बना लो, बेटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन फेज था, ये धीरे धीरे मार्केट में उठ रहा है प्रोडक्ट, ठीक है ना, ओके। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, यहाँ से क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। ये क्या था, इंट्रोडक्शन फेज था। एक समय आएगा जो सबसे पीक पे होगा प्रोडक्ट, ओके। उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होगा, फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नोकिया का एग्जांपल ले लो। अब जियो का देखो, जियो भी फर्स्ट टाइम जब मार्केट में आया बेटा, तो जियो देखोगे उस समय कोई नहीं जानता था जियो को, तो जियो ने फ्री में सबको इंटरनेट प्रोवाइड किया, बोला फ्री में ले जाओ भाई साहब, फ्री में 1 साल दिया। तो वो इंट्रोडक्शन फेज था। उसके बाद 2018 से पेड कर दिया उन लोगों ने, 2018 से 25 तक, या बोल सकते हो 2023 तक ये ग्रोथ फेज़ में था। अब जो जियो है मैच्योरिटी फेज़ में है, मतलब इसमें पीक पे है,
इससे ज़्यादा वो क्या नहीं कर सकते, ज़्यादा कस्टमर को अक्वायर नहीं कर सकते भारत में। तो अब क्या कर रहे हैं, वो प्राइस धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। लेकिन समय आएगा जब मार्केट में कोई नया प्लेयर आएगा, या फिर आप कह सकते हो कुछ तो होगा जिसमें जियो जैसे सैटेलाइट इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाए, जिसमें आप एक बार इंटरनेट की कनेक्शन ले लो, जैसे स्टारलिंक वगैरह, जैसे एलोन मस्क का जो कॉन्सेप्ट है कि एक बार आपने इंटरनेट रिचार्ज करा लिया, फिर आप घर के बाहर भी निकलते हो तो फ़ोन यूज़ कर रहे हो इंटरनेट के, तो उस समय जियो का कोई भी यूज़, मतलब वो टेलीकॉम सर्विसेज का कोई भी यूज़ नहीं करेगा। एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ऐसा होगा कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर जियो के सर्विसेज जब कोई यूज़ करना बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। आज के समय में डिक्लाइन का एग्जांपल कौन है सर, BSNL आपको देखने को मिलता है। ओके, आपको पास वोडाफोन आइडिया देखने को मिलता है, तो ये डिक्लाइन की एग्जांपल है। समझ में आया? चलो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 4 स्टेज होते हैं सर। एक, जब प्रोडक्ट आपका मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है। दूसरा, वो ग्रोथ होता है, लोग उसको बाय करना शुरू कर देते हैं। तीसरा, जब वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। एंड चौथा, फिर वो डिक्लाइन हो जाता है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर मैच्योर होने के बाद तुरंत डिक्लाइन ही आ जाएगा, मतलब अगला स्टेप डिक्लाइन ही होता है, लेकिन वो कब आएगा वो डिपेंड करता है। जैसे देखोगे मार्केट में हॉर्लिक्स मिलता है आपको, ठीक है, आपको मार्केट में लेट से कुछ भी मिलता है ना, आपको आईफोन दिख रहेगा, आईफोन भी अभी मेच्योरिटी फेज में है, एप्पल का प्रोडक्ट, ठीक है ना। आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट भी मेच्योरिटी फेज में है, ये ग्रोथ फेज में नहीं है, ये लोग मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अब ये लोग भाई इस चीज़ को कांस्टेंट बना के रखना चाहते हैं, मैच्योरिटी कांस्टेंट रखना चाहते हैं, ओके। लेकिन अगर इन्होंने कांस्टेंट नहीं रख पाए, जैसे नोकिया एक बड़ा प्लेयर होते हुए भी गिर गया, आप ब्लैकबेरी जैसे कंपनी का एग्जांपल समझते हो जो बर्बाद हो गया, बिग बाजार आपको देखने को मिला जो डूब गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन ही आता है। समझ में आया? एडजस्टमेंट एंड मॉडिफिकेशन नीड टू बी मेड इन द प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स, ठीक है ना। जो भी एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग प्रोडक्ट में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। एज द प्रोडक्ट मूव थ्रू द लाइफ साइकिल बिकॉज द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। कहीं ना कहीं देखो आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता है, लोगों की डिमांड बदलती है, और आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे डिमांड बदलेगी वैसे वैसे सप्लाई भी शिफ्ट होगा। अगर सप्लाई अपने प्रोडक्ट को नहीं बदला तो क्या हो जाएगा, वो उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी। जब डिमांड खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट अल्टीमेटली ऑब्सोलेट हो जाएगा। बायर बिहेवियर एंड द कंपोजिशन ऑफ मार्केट, ठीक है ना, कि बायर क्या बाय करना चाहता है। अगर अब मार्केट में आज जाऊँ और जा करके मैं कोशिश करूँ कि आज मैं नोकिया के वो स्मार्टफोन जो बटन वाले पीले रंग के जो फ़ोन आते थे, पीले डिस्प्ले वाले, वो फ़ोन को सेल करने का, तो शायद ही कोई बाय करेगा, मेजॉरिटी ऑफ द लोग नहीं बाय करेंगे। हाँ, नॉस्टैल्जिया फील आ रहा है उसके चक्कर में कोई एक आध लोग बाय कर ले, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट बाय दिस फोन, ठीक है ना, वो लोग नहीं बाय करेंगे। आगे बात करते हैं, PLC कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड प्रोडक्ट कैटेगरी लाइक अ सोप, ठीक है ना, टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम सोप बार लिक्विड सोप टू पर्टिकुलर ब्रांड दैट इज लक्स। द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट कैटेगरी इज द लॉन्गेस्ट एंड द ब्रांड शॉर्टेस्ट यूजुअली, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं, इट इज़ द यूजफुल मोस्ट डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट फॉर्म लाइक अ सोप, जेल, पेन्स, टेलीफोन्स, टेलीविजन्स, मोबाइल फोन एंड go through the sales history of the introduction, growth and maturity decline. Product category often trained to stay in the maturity stage and longer duration. लोग चाहते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को मेच्योरिटी स्टेज में निकाले, while the life of the cycle individual brand can be extremely inconsistent depending upon the effectiveness of their marketing program. एक ब्रांड कितना ज़्यादा अच्छे से काम करता है डिपेंड करता है वो कितना ज़्यादा अच्छे से मार्केटिंग करता है। अगर अपने प्रोडक्ट को रिलेवेंट नहीं रख पाया मार्केट में तो उसका गिरना यहाँ पे तय होता है। तो कई ब्रांड्स ऐसा क्या करती हैं कि अपने प्रोडक्ट को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए वो अपने बहुत सारे ऐड कैंपेन्स निकालती हैं, या फिर उसी प्रोडक्ट में अलग अलग मॉडिफिकेशन करके निकालती हैं, जिससे क्या हो सके वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकता रहे। जैसे हॉर्लिक्स जो है यूनिलीवर का प्रोडक्ट है, अब उसके अंदर मॉडिफिकेशन वो करते रहते हैं, कभी चॉकलेट फ्लेवर निकाल दिया, कुछ समय बाद केसर पिस्ता निकाल दिया, कुछ समय बटर स्कॉच निकाल दिया, मतलब अलग अलग फ्लेवर में वो चेंज करते रहते हैं, सो डैट वो मार्केट में क्या हो सके वो कंटिन्यूसली बने रहे। ऐसा ना हो कि उनको कोई और प्लेयर आके उनको बाहर निकाल दे मार्केट में से। क्योंकि समझो अगर हॉर्लिक्स से अच्छा कोई प्लेयर आ जाए तो तुमको अच्छा टेस्ट दे रहा है, अच्छे न्यूट्रिशंस दे रहे हैं, तो तुम वो बाय करोगे। क्योंकि हॉर्लिक्स अल्टीमेटली क्या है, हॉर्लिक्स में लगभग 90 to 95%
90-95% क्या होता है, बस चीनी होती है, शुगर होता है और कुछ नहीं होता है। जो उस पर एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं कि उसमें क्या क्या वीट होता है और न जाने क्या क्या होता है जो आपके दूध की शक्ति को बढ़ा देते हैं। इवन फॉर द कॉम्प्लान, इवन फॉर द बूस्ट, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनमें सिर्फ और सिर्फ शुगर होता है और फ्लेवर होते हैं और आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं जो तुम्हारे सेहत के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। इसी वजह से दूध पीना है तो सिंपल सी बात है, दूध सादा दूध पियो, या फिर घर में अगर केसर है तो केसर को ऐड कर लो। और चीनी तो तुम्हारे घर में भी है, सेहत खराब करना है तो घर की चीनी खाओ ना, बाहर पैसे दे करके 300-400 रुपये किलो का हॉर्लिक्स क्यों खाना, 40 रुपये की चीनी खा लो। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्रोडक्ट को रिलेवेंट बनाए रखने का लड़ाई होता है। समझ में आया? अब एक एक स्टेज को यहाँ पे अच्छे से बताया है, ध्यान देना। देखो 4 स्टेजेस इंक्लूड द इंट्रोडक्शन स्टेज, जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट पहली बार मार्केट में क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ऑल आउट इन 1990 इंट्रोड्यूस द वेपोराइजर मॉस्क्यूटो रिपेलेंट। मतलब क्या था, यू याद करो, ऑल आउट का एक मशीन जो आती है ना जिसके अंदर लगाते हैं, ऐसे रहता, फिर काइंड ऑफ ऐसे रहता, हम लोग लगा देते हैं, रुको दिखाई देते हैं यार। ओके, ऑल आउट वेपोराइजर, चलो ये देखो ये ऑल आउट वेपोराइजर इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, मशीन में जो हम लोग लगा के स्विच ऑन कर देते हैं। तो अब इनको देखो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1990s में इसको इंट्रोड्यूस किया। इट वाज अ पॉइनियर फॉर प्रोडक्ट कैटेगरी, क्योंकि जहाँ पे पहले ज़माने में ऐसे मच्छर धूप हुआ करते थे। मैं दिखाना चाहता हूँ, मस्क्यूटो मच्छर धूप जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, जिसको कई लोग गांव वगैरह में ना कछुआ छाप के नाम से जानते हैं, मच्छर धूप। अरे यार ये कुछ अलग ही खुल गया, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, नाम भी याद नहीं। चलो गुड नाइट या फिर ऑल आउट। ओके, क्या बोलते हैं उसको, मच्छर धूप हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में मेरे को याद नहीं आ रहा है। व्हाट्सएवर जो भी हो, छोड़ो जो भी है। एक मिनट रुको, मैं सर्च करके रहूँगा। हाँ जी, ढूंढ लिया। देखो तो ये वाला ऐसा करके आता है था, पहले ज़माने में लोग इसका यूज़ करते थे, लेकिन इसमें से धुआं निकलता था। बेड के नीचे रखो, इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि एक बार ये पूरा जल के ख़त्म हो गया तो फिर मच्छर आपके घर में वापस आ जाते थे। ठीक है, तो मतलब परमानेंट इलाज नहीं था, प्लस इसमें इनोवेशन तो करना था ना, खुद को मार्केट में रिलेवेंट बना के रखने के लिए। तो ऑल आउट ने क्या किया, 1990s में इसको इंट्रोड्यूस किया। देखो कि समय के साथ इन्होंने रिलेवेंट रहने के लिए केवल क्या किया, पहले तो नॉर्मल आता था, फ्लेवर का लिक्विड आता था, बाद में इन्होंने उसमें खुशबू डाल दिया, बोला कि आपको फ्रेग्रेंस अच्छा मिलेगा, ठीक, एक्सपीरियंस अच्छा होगा। उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा, मतलब उनको लगा कि और इनोवेशन करना चाहिए, तो इन्होंने इस मशीन का लुक समझ से बदलता आया इन लोगों ने। ठीक है ना, इसका मशीन का लुक बदलता आया। अब प्लस क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे पावर मोड भी दे दिया कि आप पावर को, ये थ्रॉटल को अप डाउन करोगे तो इसकी जो स्पीड है वो एडजस्ट कर सकते हो, जिससे क्या हो जाएगा, आप कहीं से भी, बोलते हैं ना कि एक मतलब देखो, मच्छर मेरे रूम में कम है तो मेरे को बहुत ज़्यादा लिक्विड की ज़रूरत नहीं है, या फिर मान लो उससे दिक्कत होती है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो। ओके, तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारे प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन फेज का यहाँ पे एग्जांपल है। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट कैटेगरी एज अ 1990s मॉस्क्यूटो कॉइल्स। हाँ, मॉस्क्यूटो कॉइल्स बोलते हैं यार, वेर प्रिविलेंट, उस समय मॉस्क्यूटो कॉइल्स थे, इसको मॉस्क्यूटो कॉइल्स बोलते हैं। ओके, मच्छर धूप में बोल रहा था, मतलब हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, इंग्लिश का कॉइल मैं भूल गया था, दिमाग से मतलब क्लिक नहीं कर रहा था। दिस इज अ ट्रू फॉर दोज ब्रांड हु हैव अचीव द एक्सेप्टेंस इन द मार्केट एंड रिक्वायर्ड इंट्रोडक्शन न्यू मार्केट। ठीक है ना, दिस इज फॉलोड बाय द सेलेक्टिव डिमांड फॉर स्पेसिफिक ब्रांड विद इन द प्रोडक्ट कैटेगरी। वंस दैट प्रोडक्ट कैटेगरी was tapped, competition and followed. The other brands within the same product category include the Motin, Goodnight, which were competitor for a All Out। और इन लोगों ने भी इन चीज़ों को किया, मतलब बेसिकली आपको कुछ ना कुछ अलग तो करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट में रिलेवेंट बनने के लिए, क्योंकि सबके कंपटीशन तो है ना। जैसे जैसे ये गुड नाइट कॉल वाले ऑल आउट के कंपटीशन कौन थे, जैसे मॉर्टिन हो गया, ओके, और आपके पास गुड नाइट हो गया, और भी मॉन्टेक्स करके एक आता था शायद, वो भी एक कंपनी थी। तो खैर जो भी है, ये सारे होते थे। आगे बात करते हैं, दिस फेस मार्क्स द लॉन्च ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाई इंट्रोड्यूसिंग द एक्सेप्टेंस। पहले तो भाई इनिशियली सब डिस्ट्रीब्यूशन लोगों को दो, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट लगता है, ठीक है, लोगों को कई बार फ्री सैंपल भी बांटने पड़ते हैं, हाई प्रमोशन कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट भर भर के करवाना पड़ता है,
कस्टमर हैव अ लो अवेयरनेस, लोगों को पता नहीं इसके बारे में, तो लोग कम बाई करना चाहते हैं, इसी वजह से उनको ट्रायल परचेज देना पड़ता है। आपको पता है इंडिया में छोटे वाले जो शैम्पू आती है 1 रुपये वाली किन्नी प्लस, ठीक है ना, ओके, क्लिनिक प्लस जो आती है, सनसिल्क आती है 1 रुपये 2 रुपये वाली, या फिर 10 रुपये का जो आपके पास क्लोजअप देखने को मिलता है, ये सारे ट्रायल पैकेट होते हैं, ठीक है ना, ये ओरिजिनल नहीं होता, आपको बाय करना पड़ता है, तो इनकी बड़ी बोतल आती है, ठीक है, वो बाय करना होता है। हेड एंड शोल्डर ये जो 1 रुपये 2 रुपये का देते हैं ना, ये ट्रायल पर्पज़ वाले पीस को बांटते हैं, क्योंकि पता था कि इंडिया में लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, प्लस लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो हम लोग 1-2 रुपये का एक पैकेट लॉन्च करते हैं, जिससे लोग क्या करेंगे, इसको बाय कर लेंगे, बाय करने के बाद इसको इस्तेमाल करेंगे और उनको लगेगा कि नहीं प्रोडक्ट अच्छा है, तब वो बड़े वाला बाय करेंगे। तो कॉन्सेप्ट, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये था, लेकिन हमारे इंडिया के लोग प्रो निकल गए, वो लोग 1 ही 2 रुपये वाला यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। खैर कोई मतलब नहीं, अब जो भी यूज़ करना चाहिए कीजिए, बट हाँ एक तरीका है, ओके। कंपटीशन इज़ अ लिमिटेड फ्यू फॉर्म्स, कंपटीशन कहीं ना कहीं लिमिटेड रहता है कुछ ही लोगों के बीच में। नेगेटिव प्रॉफिट ऑफ अकाउंट ऑफ लो सेल वॉल्यूम, ठीक है ना, अगर नहीं बिका तो भाई साहब लो सेल हुआ, सेल कम हो गई तो प्रॉफिट नहीं हो सकता। नेगेटिव प्रॉफिट बेसिकली मीन्स व्हाट, लॉस, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस आर हाई, समय डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड था। आज के समय में सबके घर में टीवी है, कोई भी एड कैंपेन चला तो आसानी से लोग अवेयर हो जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा तो नहीं हुआ करता था ना। प्लस गली मोहल्ले में आज मेरे को कोई प्रोडक्ट बेचना, मैं एक वेबसाइट बना दूंगा, अमेजोन पे सेल करना स्टार्ट कर दूंगा, मुझे ब्लिंकिट पे लिस्ट कर सकता हूँ प्रोडक्ट को, हाउएवर प्रॉफिट हो ना वो अलग बात है, लिस्ट तो कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था, ठीक है। तो उस समय चीज़ें काफ़ी अलग हुआ करती थी, ओके। आगे बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में कौन कौन से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो प्रोडक्ट आर प्रमोटेड, क्रिएट अवेयरनेस, ऑल्सो डेवलप द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट। पहले बात जो प्रोडक्ट बनाया गया उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाई जाती है। प्रोडक्ट प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट में भी लो, स्टार्टिंग में बहुत ही कम प्राइस रखना पड़ता है, जिससे मार्केट में वो आसानी से चढ़ जाए, ठीक है। एक बार लोग अगर लेना स्टार्ट कर देंगे, 1-2 बार बंदे ले लेंगे तो उसके बाद फिर वो बाय करेंगे, लेकिन पहले स्टार्टिंग में आपको प्राइस क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी सेलेक्टिव टिल कस्टमर शो एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रोडक्ट। डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहा हूँ, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी कम रहेगा। जैसे एग्जांपल में लेता हूँ बालाजी वेफर का, आपने कंपनी का नाम सुना होगा बालाजी वेफर, ठीक है, वेफर का इस कंपनी का नाम है। ये क्या करते थे आपको पता है, मार्केट में हल्दीराम, बीकाजी, लोग बहुत ही पॉपुलर प्लेयर हैं, ठीक है, कुरकुरे, लेस। तो जब बालाजी वेफर जब इन्होंने बनाया तो मार्केट में जब लेके गए, बहुत सारे स्टोर वाले अंकल लोगों के पास जाके बोले कि हमारा बालाजी वेफर है, आप मतलब बेसिकली इन्होंने भी पंजाबी तड़का ये सारी चीज़ें बनानी शुरू कर दी, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट बेचो। तो ये लोग बोले नहीं भाई, मार्केट में डिमांड नहीं, कोई कस्टमर खरीदेगा नहीं। अब ये लोग बोले कि ठीक है, अपना प्रोडक्ट आप ले तो लो, बाद में पैसा दे देना। तो ये लोगों ने, कई दुकानदार ने रखा, फिर रखे वो प्रोडक्ट बाद में वापस कर देते थे, कई बार पैसा डूबा, काफ़ी लॉस हुआ इनको, स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया, जब ये दुकान पर जाते थे तो दुकान वाले बोलते थे नहीं यार आपके प्रोडक्ट को हम जानते ही नहीं, आपके प्रोडक्ट को हम मानते ही नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारे बातें बोलते थे। अब इनका कहना था कि ठीक है, हमें लोग नहीं जानते इसलिए हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकता ना, अब पैसा भी नहीं है कितना फूका जा सके। तो इन्होंने दिमाग लगाया, 20 से 25 लोगों की टीम बनाई, मतलब सर्टेन लोगों की टीम बनाई, और उनको बोला कि जाओ दुकान में जाके खाली के पूछ के आओ कि बालाजी वेफर से क्या, बालाजी के पंजाबी तड़के है क्या, बस पूछ के आओ। अब जब जाके ये दुकान पे पूछना स्टार्ट कर दिए ये लोग, ग्राहक आ, क्योंकि देखो दुकानदार क्या चाहता है कि दुकान पे जब ग्राहक आए तो वो खाली हाथ ना लौटे, बल्कि कुछ ना कुछ वो खरीद के ही लौटे। अब जब दुकानदार के पास ये जाके पूछने लगे बालाजी वेफर है क्या, तो दुकान वाले सर खुजाने लगे कि यार बालाजी वेफर तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट कंपनी क्या है। अब जो बालाजी वेफर इन दुकान वालों के पीछे भाग रहा था, अब दुकान वालों पे पीयर प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि दिन में 4-5 ग्राहक आके ये पूछ के जा रहे हैं बालाजी वेफर है क्या, नहीं है तो यार ये बोलते दूसरा ले लो, बोलते हैं नहीं यार उसका टेस्ट ज़्यादा बढ़िया होता है, बोल के निकल जाए। अभी 2-4 बार, 5 बार, 3-4-5 दिन लगातार होने लगा, लोगों को लगा मार्केट में बहुत डिमांड है बालाजी वेफर का, है क्या। अब बाद में जो बालाजी वेफर इन दुकान वालों के पीछे भाग रहा था, बाद में दुकान वाले बालाजी वेफर के पीछे भाग रहे थे कि हमारा प्रोडक्ट बाय करो, हमारा मतलब हमें प्रोडक्ट दे दो, हमें बेचना है करके। और इस तरीके से बालाजी वेफर लो मार्केटिंग में मार्केट में चढ़ गया। और इनका भाई सिंपल फंडा था कि दूसरे कंपनियां क्वांटिटी बहुत कम देती है, हम लोग क्वांटिटी ज़्यादा देंगे कंपेयर टू द अदर कंपनी। ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा देते थे, बट हाँ जहाँ पे हल्दीराम, बीकाजी की बात करोगे, इनकी क्वांटिटी रिलेटिवली ज़्यादा रहती है। तो ये एक स्मार्ट मार्केटिंग है, जहाँ पे बहुत करोड़ों खर्चा किए बिना आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में चढ़ा देते हो, ठीक है, जहाँ पे लोगों ने इस प्रोडक्ट को बाय करना शुरू कर दिया। क्योंकि देखो दुकानदार के दिमाग में हिट करता है, हमारे देश में पीयर प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है,
लोग क्या कह रहे हैं, लोग के में क्या डिमांड है, उस चीज़ को बहुत देखा जाता है। तो ये दुकानदार भी देखेंगे ना कि हमारे ग्राहक जो चीज़ की डिमांड करे वो हमें ला के देना पड़ेगा। तो ये इसी तरीके से हुआ, समझ में आया। मार्केटिंग कम्युनिकेशन सीक्स टू एजुकेट इनहैंस द प्रोडक्ट अवेयरनेस। मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी की जाती है, कोई प्रोडक्ट है मान लो तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसके रिगार्डिंग में क्या की जाती है, एडवर्टीजमेंट कैंपेन बनाई जाती है। जैसे देखोगे अब टीवी पे देखते होगे बहुत सारे कैंपेन चलते हैं जिसमें प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बताया जाता है। जैसे देखो मैगी, मैगी जब इंडिया में कॉन्सेप्ट आया था ना, ठीक है, तो मैगी एज ए प्रोडक्ट इंडिया में चलता बहुत कम चांस था, क्योंकि हमारे देश में लोग दाल चावल खाते थे, मैगी नहीं खाते थे, और मैगी ना ही बनाना किसी को आता था। तो अब क्या हुआ, जब वो मैगी इंडिया में बनाने के लिए आए तो उनको, लोगों को पता ही नहीं था मैगी जब बेचने वाले आए, तो उन्होंने एडवर्टीजमेंट में बताया कि मैगी कैसे बनेगा। पानी गर्म करने का, उसमें वो मसाला जो होता है मैगी का वो डालने का, फिर नूडल्स को डालने का, एंड 2 मिनट वेट करने का, 2 मिनट में मैगी बन जाती है। अब कई लोग बोलते हैं सर एक बात बताइए, 2 मिनट में कभी मैगी बनती है क्या, पागल बना रहे हो क्या? नहीं, कभी नहीं बनती 2 मिनट मैगी। मैं भी मानता हूँ, कंपनी भी मानती है, लेकिन वो 2 मिनट एज ए स्लैंग यूज़ किया गया है बेटा। स्लैंग का मतलब क्या, हम लोग बोलते हैं ना, इंडिया में हम लोग की आदत होती है, जब मम्मी बोलती कहाँ हो जल्दी आओ, तो बोलते हाँ मम्मी बस 2 मिनट में आ रहे हैं। या फिर कई बार हम लोग बोलते हैं ना बाहर जा रहा हूँ या बस 2 मिनट लगेगा, आते हैं फटाफट से। तो ये हम लोग स्लैंग के तौर पे यूज़ करते हैं कि बहुत कम जब समय लगता है, बोलते हैं ना बस थोड़े देर में हम लोग आ रहे हैं, तो थोड़े देर ना बोलने के बजाय हम लोग ऑल्टरनेटिवली हम लोग 2 मिनट स्लैंग का यूज़ करते हैं। तो इन्होंने सोचा कि यार नूडल्स हमारे बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो हम लोग उस जल्दी बनने को बोलते हैं। अगर लोगों को ये बोला जाता है कि यार जल्दी बनेगा, तो लोग बोलते हैं ठीक है जल्दी बनेगा, बट कितना बनेगा, रादर देन लोगों को ये कंसिड्रेशन दी गई भाई तो बस 2 मिनट में मैगी बन जाता है। तो ये देखो सुनो, सुनने में काफ़ी ज़्यादा सूदिंग लगा, चीज़ें आसान हो गई और इसको मार्केटिंग की गई। अब लोगों के अंदर दिमाग में घर करके बैठ गया कि मैगी तो 2 मिनट में बन जाता है। अब इससे क्या हुआ कि इसको इस तरीके से मार्केट करा गया जहाँ पे कि जो भी बच्चा शाम को खेल के आ रहा है, स्कूल से आ रहा है या स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने के पहले उसे भूख लगी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मम्मी को खाना का बना के क्या थे, फटाफट से 2 मिनट लगेगी मैगी बना के देते हैं। अब इससे क्या हुआ, धीरे धीरे मैगी मार्केट में चढ़ गया। तो ये भी एक मार्केटिंग का एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है, समझ में आया, जहाँ पे एक स्लैंग का यूज़ किया गया है 2 मिनट का, और इससे एक पूरी ब्रांड खड़ी कर दी गई है। देखोगे थ्रू आउट द पढ़ाने के दौरान मैं आपके सामने वो एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे बालाजी वेफर्स हो गए हैं, आपके सामने मैगी हो गया, ऐसे मैंने एग्जांपल्स दिए जहाँ पे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज़ की गई है। मार्केट में तुम खड़े होकर के तुम चाहे लाखों करोड़ इन्वेस्ट कर दो, नहीं चलेगा कोई प्रोडक्ट अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ बात नहीं होगी या फिर आपके मार्केटिंग में कोई बात नहीं होगी। इन शॉर्ट मार्केटिंग अच्छी हो तो खराब प्रोडक्ट भी बिक जाता है। उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल कॉम्प्लान है, जहाँ पे बोलता है आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। बूस्ट है, वॉर्नविटा है जहाँ पे बोलता है कि मेरे बच्चे की स्टेमिना बढ़ जाएगी, जहाँ पे दौड़ते हुए दिखाता है, रेस करते हुए दिखाता है। अरे बूस्ट कुछ नहीं भाई, चीनी है, चीनी की घोल पी के कोई ताकतवर बनता है क्या? नहीं, मार्केटिंग का कमाल है, वो बेहतर हो जाता है। तुमने पिज़्ज़ा का ऐड देखा होगा जहाँ पे पिज़्ज़ा को दिखाता है डोमिनोज का, जहाँ पे उठाता है तो दिखता है पूरा चीज़ी चीज़ है, वाइट वाइट कितना चीज़ी लगता है, लेकिन रियल लाइफ में डोमिनोज इतना चीज़ देती है क्या? कभी नहीं देती है। तो वो क्या रहता है, वो फेविकॉल होता है। फेविकॉल को दिखाते हैं कैमरा पे, टेम्पटिंग, काफ़ी ज़्यादा भूख लगा दे उसको, वैसा वाला जिसको देख के आपको क्रेविंग होने लगे, तो वो फेविकॉल से दिखाते हैं। फेविकॉल क्योंकि काफ़ी गाढ़ा और वाइट होता है, जो कि चीज़ को ऑल्टरनेटिव हो सकता है। ठीक है, मैगी देख लो, मैगी क्या है, मैदा है, आपके शरीर में वेस्टेज होता है, वो आपके शरीर को कभी भी बेनिफिट नहीं देगा। लेकिन सोचो यहाँ पे इसको मार्केटिंग के कारण प्रोडक्ट को हिट करा गया। तो मार्केट में देखोगे 90% प्रोडक्ट ना जो सुपर हिट है ना, वो एक्चुअली ना तुम्हारे लिए वेस्ट है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन हिट है क्यों? क्योंकि मार्केटिंग ने उन्हें उठा रखा है। ओके, समझ में आया? जैसे आज के समय में देख लो ना, हमारा सीबीएसई स्कूल, आईसीएसई स्कूल कितनी पॉपुलर है, लेकिन मार्केटिंग ने उन्हें उठा रखा है। देखा जाए तो यूपी बोर्ड और जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनसे भी गई गुजरी हैं, क्योंकि वहाँ पे तो मानता हूँ ना कि 25-30 रुपये फीस लगता है, या फ्री में पढ़ाते हैं तो भी कुछ नहीं पढ़ाते। ये तो मानता है कि सरकारी स्कूल में ना फीस लगती है ना पढ़ाई मिलती है। लेकिन सीबीएसई स्कूल में क्या होता है, सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल्स में क्या होता है, यहाँ फीस लगती है भाई सब दबा के, पढ़ाई नहीं होती है। तो यहाँ पे बेहतर है ना यार कि एटलीस्ट पैसा तो बच रहा है, यहाँ तो पैसा भी लग रहा है, पढ़ाई भी नहीं हो रही। अजाना दोनों बच्चे को ही कोचिंग ही है, कोचिंग से पढ़ना है, कि कोचिंग आज के समय में ना हो तो ना बच्चा नीट निकाल पाए, ना जेई निकाल पाए, ना सीए कर पाए, ना 12 पास हो पाए, ना 10 पास हो पाए। स्कूल के भरे से कुछ नहीं होता। पास की मतलब कि यहाँ पे 30-40% की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ।
80% के कम से कम ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर जाना, 80% के ऊपर पढ़ना है। मैंने नहीं देखा किसी बच्चे को बिना ट्यूशन क्लासेस के पढ़ते हुए। अगेन किसी घर में टीचर भैया पढ़ाने वाले हैं वो अलग बात है, फिर अल्टीमेटली वो पढ़ रहा है ना कहीं से। स्कूल के टीचर पे केवल सोलली तुम रिलाई करके नहीं कर सकते, होगा ही नहीं। हो सकता है एक आध सब्जेक्ट के टीचर बढ़िया मिल जाए, लेकिन सारे सब्जेक्ट के टीचर अच्छा हो भगवान ही मालिक है, स्कूल में तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतने सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया, लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चों को मैंने पढ़ा चुका हूँ अभी तक, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, नहीं है तब। ठीक है, आगे बात करते हैं। ग्रोथ स्टेज, जहाँ पे प्रोडक्ट की सेकेंड स्टेज होता है, जहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, अब मार्केट में बिक रहा है, ठीक है ना। अब इंक्रीज कंपटीशन, एक्सपेंशन करना चाहता है और अलग अलग जगह ये प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। पैकेजिंग इनकी अच्छी होनी चाहिए, डोमिनेंट पोजीशन में होना चाहिए प्रोडक्ट, उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए जो आपके बोलते हैं ना कहीं आपकी कंप्यूटर पे भारी पड़े। जैसे देखो, मोबाइल हैंडसेट ग्रोथ स्टेज में है, द न्यू मॉडल्स बीइंग कंटिन्यूसली लॉन्च। आज के समय देखोगे हर एक नया मॉडल लॉन्च होता रहता है हर दूसरे महीने। कभी सैमसंग लॉन्च करता है तो कभी MI लॉन्च करेगा, कभी ओप्पो लॉन्च करेगा, कभी वीवो लॉन्च करेगा, कभी एप्पल लॉन्च करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीक़ों को यहाँ पे बोलते हैं, बेसिकली ये ग्रोथ स्टेज माना जाता है। समझ में आया। आगे बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन द ग्रोथ स्टेज। क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ किया जाता है ग्रोथ स्टेज में, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। पहला, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है, मेंटेन किया जाता है, प्लस उसमें एडिशनल फीचर्स को जोड़ते हैं, प्लस इसकी सर्विस भी अच्छे तरीके से दी जाती है। दूसरा, प्राइजिंग में रिमेन सेम, प्राइजिंग सेम रहेगी, जिससे क्या हो सके हम लोग डिमांड बढ़ा सके। देखोगे मार्केट में ना इस साल जो 20,000 की फ़ोन लॉन्च हुई है एक ब्रांड के थ्रू, अगले साल भी देखोगे वही 20,000 पे ही लॉन्च कर रहे होंगे कोई ना कोई प्रोडक्ट। सैमसंग का देखोगे 10,000 से देखोगे 1 लाख तक का फ़ोन आता है, लेकिन देखोगे आज भी सैमसंग 10,000 पे लॉन्च करता है फ़ोन को, और आज भी 1 लाख पे लॉन्च करता है, और पिछले साल भी वही पे करता था। क्यों? क्योंकि प्राइस को वो कांस्टेंट रखना चाहता है और इस पर ही प्रॉफिट ये लोग बुक करने की कोशिश करते हैं। समझ में आया। आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर एडेड एज डिमांड राइजेस। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐड करने का मतलब बेटा इतना सा होता है कि हमारे जो रिटेलर्स है उन तक प्रोडक्ट पहुंचाया जा सके, जिससे हमारे जो कस्टमर है अपने घर के पास नज़दीकी दुकान से वो चीज़ आसानी से बाय कर पाए। जैसे कुरकुरे लेज देखो, आप घर के पास से ही बाय कर पाते हो। रीज़न, क्योंकि लेज ने, कुरकुरे ने अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है जिससे आपके घर पर ईजिली वो क्या हो सके, अवेलेबल हो पाए। कस्टमर एक्सेप्ट करते हैं प्रोडक्ट को। प्रमोशन एम किया जाता है ब्रॉडर ऑडियंस के लिए। देखोगे एडवर्टीजमेंट चलाया जाता है, यहाँ पे एड्स बहुत सारे रन किए जाते हैं। क्योंकि जिससे क्या हो सके, डिमांड यहाँ पे बढ़ जाए। समझ में आया। आगे बात करते हैं थर्ड स्टेज में मैच्योरिटी होता है, जहाँ पे प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है ना। कंपटीशन एंड कस्टमर अप्रूवल इंटर द मैच्योरिटी स्टेज। राइवल कॉपी प्रोडक्ट फीचर्स एसेंशियल, मतलब आपका प्रोडक्ट की कॉपी हर जगह अवेलेबल हो चुकी है, ठीक है ना। अब कोई बहुत ज़्यादा आप एकदम बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा करो तो ही मार्केट चल पाएगा, नहीं तो मार्केट में प्रॉफिट एकदम जीरो हो चुका है, कोई खास प्रॉफिट बचा नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, आप कह सकते हो कि ये मार्केट मैच्योरिटी पे पहुँच चुका है। कॉस्ट वुड बी डिक्रीज्ड एंड रिजल्ट इन द इंक्रीज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम पीक पे हो चुका रहता है, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हो चुका है, हर दूसरा बंदा वही काम कर रहा होता है। देयर इज अ ड्रॉप इन द प्राइस ड्यू टू द एंट्री। एडवर्टीजमेंट स्पेंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। प्रोडक्ट फीचर डाइवर्सिफिकेशन एम्फसाइज करता है, मेंटेन द इनहैंस मार्केट शेयर, और इंडस्ट्रियल प्रॉफिट डिक्रीज हो चुका रहता है। जैसे एग्जाम्पल ले ले, ड्रॉप शिपिंग का काम, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग का काम देखोगे मार्केट में हर दूसरा बंदा कर रहा है, ठीक है। सोचता है कि हम होलसेलर से बाय करके डायरेक्ट कस्टमर को पहुंचवा दें और बीच का प्रॉफिट हम ले लें। बेसिकली दलाली बोलते हैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो ड्रॉप शिपिंग का काम देखोगे क्या होता है कि अब दूसरा बंदा एक ही प्रोडक्ट, आपके पास खुद का प्रोडक्ट नहीं है तो आपका कोई USP भी नहीं होगा। USP मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट, आप ऐसा कुछ खास नहीं दे रहे हो मार्केट में, वो प्रोडक्ट हर कोई दे पा रहा है। जैसे मोमोज बेचने वाले देख लो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हर दूसरे चौराहे पे सेम मोमोज बेच रहे हैं, सेम टेस्ट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बंदा, अब प्राइस इन सब के बीच में जब टेस्ट सेम है, कुछ खास फर्क नहीं है, तो ले दे के वो प्राइस ही एक दूसरे का कम कर सकते हैं, जिससे वो क्या हो सके, आपका प्रोडक्ट मार्केट में चल पाए। तो अब प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, प्राइस कम करेंगे। जब वो प्राइस कम करेंगे तो फिर प्रॉफिट कहाँ बनेगा। जब प्रॉफिट नहीं बनेगा तो समय आएगा जब मान लिया जाता है कि ये जो कैटेगरी है मैच्योरिटी फेज में पहुंच चुका, क्योंकि वो बिजनेस करने का मतलब ही नहीं जिसमें प्रॉफिट ना हो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन द मैच्योरिटी स्टेज। क्या क्या होते हैं देखो, मार्केट द प्रोडक्ट मैनेजर्स हैव टू प्ले द वाइटल रोल इन द कार्विंग और नीश विद इन द स्पेसिफिक मार्केट थ्रू द इनहांस सर्विसेज एंड मार्केटिंग, क्रिएटिंग अ न्यू वैल्यू इमेज एंड स्ट्रेंथनिंग द प्रोडक्ट रिपोजिशनिंग। मतलब क्या है, मैच्योरिटी स्टेज में फिर क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को रीपोजिशन करते हो, ठीक है।
रीलॉन्च करते हो जिससे प्रोडक्ट की लुक बदल जाती है। पहले कुछ आया करता था, बोलते हैं ना 2.0 वर्जन लॉन्च करना, इन शॉर्ट आजकल के लैंग्वेज में 2.0 वर्जन वाला क्या करना, लॉन्च करना। जैसे क्या हुआ अभी फेसबुक की मैं बात करूँ 2014 वगैरह में क्या थे ये लोग, क्या थे, मैच्योरिटी ग्रोइंग फेज में थे। 2018 में क्या हो गए वो क्या थे, क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी फेज में पहुँचे। और 2025 में अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन फेज की तरफ पहुँच रहे हैं। फेसबुक आज के समय बस अंकल आंटियाँ यूज़ कर रहे हैं, कोई यूथ भी नहीं यूज़ कर रहा। लेकिन तुम वही देखोगे इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम देखोगे, इंस्टाग्राम पे इस समय सबसे ज़्यादा क्या है, ऑडियंस है। तो ये तुम कह सकती इस समय क्या है, ये ग्रोथ फेज पे है। एक समय आएगा जब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा मैच्योर फेज पे पहुंच जाएगा, उसके बाद ये भी डिक्लाइन कर जाएगा, ठीक है ना, डिक्लाइन कर जाएगा। क्लियर है। दे ऑल्सो कंसिडर मॉडिफाइंग द मार्केट, प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स करके अपने प्रोडक्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके मार्केट में रीलॉन्च करना। जैसे तुम बहुत सारी कंपनियों को देखोगे अपने प्रोडक्ट को समय के साथ पुराना होता जाता है, मैच्योरिटी हो जाती है, उसके बाद रीलॉन्च करते हैं नया थोड़ा मॉडिफिकेशन करके। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने ऑल आउट का बात किया था, जिसमें मैंने बोला कि पहले सिंपल ऑल आउट आया करता था, उसके बाद उसमें लोगों ने फ्रेग्रेंस डाल दिया, उसके बाद अब पावर डाल दिया कि देखो अल्ट्रा मोड, पावर मोड, उसके बाद सारे एडजस्टमेंट डाल दिए। तो कहीं ना कुछ अतरंगी करते रहेंगे, जिससे होता है ना एक नया मोड में वो प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाएँ। जैसे क्या था उसमें कुछ खास नया लॉन्च करने का होता नहीं है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ट्विक करके लॉन्च करते रहते हैं, जिससे क्या होता है मैच्योरिटी स्टेज में वो सर्वाइव कर पाए। समझ में आया। और डिक्लाइन का मतलब वहाँ पे जहाँ पे प्रोडक्ट का प्रेफरेंस बदल चुका है, लोग प्रोडक्ट वो बाई नहीं कर रहे हैं और एक तरीके से अब उसको कोई ख़रीदना नहीं चाहता, और रीपोजिशनिंग करके भी कोई मतलब नहीं। जो नोकिया किया, नोकिया कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन में फोकस कर रहा था, बटन वाले फ़ोन में, लोग स्क्रीन टच पे बदल गया, एंड्रॉयड आ गया। उसके बाद नोकिया ने बाउंस बैक करने की कोशिश की, विंडोज़ फ़ोन निकाल के, नोकिया आशा, नोकिया लूमिया करके मॉडल्स आया करते थे, विंडोज़ फ़ोन निकाला गया विंडोज़ के ओएस पे। जहाँ दुनिया एंड्रॉयड यूज़ कर रही थी, वहाँ पे ये विंडोज़ ओएस यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मार्केट में नहीं चल पाया और अल्टीमेटली क्या हो गया, नोकिया ख़त्म हो गया। ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो डिक्लाइन फेज़ में यूज़ की जा सकती है वो है, प्रोडक्ट कैन बी मेंटेन आइदर बाय द एडिंग अ न्यू फीचर, नया फीचर ऐड करके उसको नया बना दो, या फिर कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड, इट कैन बी ऑफर्ड अ लॉयल सेगमेंट, या फिर प्राइस इतनी कम कर दो जिससे तुम्हारे जो बाय करने वाले अंकल आंटी जो है वो नोकिया का फ़ोन, आज भी जो मतलब बहुत ही बूढ़े लोग हैं, दादाजी और दादी जी वाले कैटेगरी के लोग हैं, जिनको एकदम शांति वाला फ़ोन चाहिए, तो वो नोकिया का फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो उनके लिए प्राइस इतना कम कर दो, 2000 1000, जैसे वो बाय करें। ठीक है। दूसरा, एक प्रोडक्ट कैन बी डिसकंटिन्यूड, या फिर प्रोडक्ट को ही डिसकंटिन्यू कर दो, नए प्रोडक्ट निकालो। समझ में आया। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, जब सेल होगा, इंट्रोडक्शन में लो सेल होते हैं, ग्रोथ में रैपिड सेल होते हैं, मैच्योरिटी में पीक पे रहता है सेल, उसके बाद डिक्लाइन हो जाता है। कॉस्ट में यहाँ पे हाई कॉस्ट होता है, ग्रोथ में एवरेज कॉस्ट होता है, मैच्योरिटी में सबसे कम कॉस्ट खर्च होता है, और डिक्लाइन में भी लो कॉस्ट लगता है पर कस्टमर। प्रोडक्ट की प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पे नेगेटिव होता है, बेसिकली लॉस होता है। यहाँ पे प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता है आपका। मैच्योरिटी में प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हाई रहती है और डिक्लाइन में ख़त्म हो जाता है। कस्टमर की बात करते हैं, यहाँ पे इनोवेटर बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग इनोवेशन करती है कंपनियाँ। यहाँ पे अर्ली अडेप्टर्स होते हैं, और ये मिडिल मेजोरिटी में होते हैं, और ये लैगडर्स होते हैं, मतलब अब कोई नया इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, वो कंपनियाँ होती हैं इसमें। कॉम्पिटिटर की बात करें, इसमें कम कॉम्पिटिटर्स होते हैं, इसमें ग्रोइंग में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर धीरे धीरे मार्केट में आते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग डिक्लाइन होता है, यहाँ पे धीरे धीरे डिक्लाइन चालू हो जाती है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ओके, क्लियर है। अब इसी के साथ आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी देख सकते हो। जैसे इंट्रोडक्शन फेज में देखोगे, यहाँ पे तुम्हारे पास है, यहाँ पे कोलगेट नया नया इनिशियली देखो हुआ था। कोलगेट का पहले पाउडर आया करता था, ठीक है ना, लिटरली पाउडर आया करता था, जिससे लोग मंजन करते हैं, उसको मंजन कहा जाता था। उसके बाद सॉल्ट वाला कोलगेट आया, फिर मैच्योरिटी में देखोगे मैक्स फ्रेश आ गया आपका, फिर कैविटी आ गया, टोटल यहाँ पे फिर ना चारकोल का वर्जन आता है कोलगेट में, अलग अलग वर्जन निकाला। और डिक्लाइन में क्या होगा, जब कोलगेट लोग यूज़ करना बंद कर देंगे। जैसे देखो पेप्सोडेंट आज के समय ऑलमोस्ट किल हो चुका है, पेप्सोडेंट कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, ये आप बना लोगे। अगले चैप्टर में हम लोग सेशन 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पैकेजिंग एंड लेबलिंग के बारे में समझेंगे कि पैकेजिंग क्या होती है, लेबलिंग क्या होती है, और कितना मैटर करता है हमारे बिजनेस में। और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।